फिर केस करवाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। सही है, ये यहाँ पे हम कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो समझ में ना आए, बहुत इजी चीज़ें हैं। तो हमारा क्या चल रहा है? क्लास 11 चैप्टर 4 चैप्टर क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बेटा, शांत हो जाओ और ज़रा ध्यान दो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इससे पहले समझो इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं जब कोई चीज़ अपने बैलेंस्ड कंडीशन में हो। जब बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है। और बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम कैसे बोलते हैं? बॉडी पे नेट फोर्स कैसा? 0। सही है, बैलेंस फोर्स सिस्टम में बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है वो हमारा 0 होता है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम में फोर्स निकालना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो हम नेट फोर्स बॉडी पर कैसा करेंगे? 0 करेंगे। और नेट फोर्स 0 करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, और वो क्या है? वर्टिकल फोर्सेस 0 कर दो और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 कर दो। वर्टिकल फोर्सेस का मतलब सिग्मा Fy, यानी कि अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होंगे? डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी सिग्मा Fx, यानी कि लेफ़्ट साइड वाले फोर्स किसके बराबर होंगे? राइट साइड के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा करना रहता है। अब कॉनकरेंट फोर्सेस किसे बोलते हैं? तो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम उसे बोलते हैं जहाँ सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए देखो, मान के चलो ये एक कोई बॉडी है और इस बॉडी पर कुछ फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक फोर्स हमने कहा इधर काम कर रहा है, इसको हमने बोला F1। इधर से हमने कहा 30 डिग्री पर या थीटा एंगल पर F2 काम कर रहा है। सही है, इसी पॉइंट पर हमने नीचे की तरफ कहा एक फोर्स काम कर रहा है F3। सही है, और हमने कहा इन जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, इनका क्या करना है? हमें इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम। तो इधर की तरफ भी एक फोर्स मान लेते हैं। चलो, कर हमने कहा F4। क्या माना? F4। ज़रूरी नहीं इधर कोई फोर्स है या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये फ्रीली बॉडी है जो कि एक जगह पे सिर्फ रखी हुई है और उस पर ये 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, और हमने क्या कहा? बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है कि नेट फोर्स हो गया 0, और नेट फोर्स 0 की कंडीशन मैंने तुम्हें बताया था एक्सेलरेशन इज 0। तो या तो बिल्कुल रेस्ट में होगी या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी। ये 2 काम हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो कैसे करते हैं? तो देखो, ये जो थीटा एंगल वाला फोर्स है, इसका फ्री बॉडी क्या है? देखो, ये तो वर्टिकल है, डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं दोनों, इनमें तो कुछ करना नहीं हमें। अब ये एंगल पे फोर्स लग रहा है। जब भी फोर्स किसी सर्टेन एंगल पर लगता है, इसके 2 कंपोनेंट चलते हैं। वेक्टर पढ़ा हमने, वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या चलता है? साइन। हॉरिजॉन्टल में क्या चलता है? कॉस। तो ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है F2, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा वर्टिकल, क्या होगा? F2 साइन थीटा, और एक हो जाएगा इधर ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? F2 कॉस थीटा। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? सिग्मा Fx
इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सम। जितने भी हमारे पास नंबर हैं सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, यानी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होंगे? 0। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम किसके बराबर होगा? 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो कितने काम कर रहे हैं। पहले इधर वाली डायरेक्शन की बात करते हैं। F1 प्लस F2 कॉस थीटा, तो ये डायरेक्शन हमने कैसे ली? पॉजिटिव। तो इधर वाली डायरेक्शन कैसे लूँगा? नेगेटिव। माइनस F4 इज इक्वल टू पहली इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये बैलेंस्ड है, यानी जितना फोर्स लेफ्ट साइड उतना ही फोर्स राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लगा? हमने कहा F4 लगेगा। भाई इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, कितना होगा? F4। हमने कहा राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? हमने कहा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यही लग रहा है ना? तो लेफ्ट वाला फोर्स किसके बराबर होगा? राइट वाले के बराबर। अब अगर मैं F4 को इधर ले आऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 कॉस थीटा माइनस F4 बराबर, तो ये किसको फुलफिल कर रहा है? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 को कर रहा है। तो हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसा आया? तो बॉडी में कोई हॉरिजॉन्टल मोशन होगा? नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल में हमने देखा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? हमने कहा F2 बराबर होगा किसके? तो F2 साइन थीटा माइनस F3 किसके बराबर हो गया? 0। तो वर्टिकल 0 और हॉरिजॉन्टल 0, यानी बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे थे। इन तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बहुत सिंपल प्रोसेस समझाया है। जहाँ पे भी कोई इस तरह के वो हो और हमें इक्विलिब्रियम में लाना है बॉडी को, उस पर नेट फोर्स क्या कर देना? 0। और 0 करने का सिंपल सा तरीका है वर्टिकल 0, हॉरिजॉन्टल 0। ठीक है? अब देखो इसमें एक और प्रोसेस आता है कि सपोज़ करो एक बॉडी है और उस पर 3 कॉनकरेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं 3 अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे फ़ैन पे काम करते हैं। एक्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले इसको देखो ज़रा। मान के चलो ये है, ये एक बॉडी है। ठीक, इस बॉडी पे एक फोर्स इधर काम कर रहा है, हमने कहा कितना? F1। एक फोर्स इधर काम कर रहा है, हमने बोला F2। और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, हमने बोला F3। ये जो एंगल है इसको हमने बोला अल्फ़ा, ये जो एंगल है इसको हमने बोला बीटा, और ये वाला एंगल जो है इसको बोला गामा। ठीक है, और हमने कहा ये 3 फोर्सेस हैं। देखो अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं बराबर बराबर हो। बराबर बराबर होते तो हम अल्फ़ा 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 लिख देते। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा है, इसका मतलब 3 अलग अलग एंगल हैं और 3 अलग अलग फोर्स हैं। और हमें किसी ने बताया कि भैया ये जो सिस्टम है ये कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। कैसा है? इक्विलिब्रियम में। तो अगर इस तरह के कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में एक बॉडी पे 3 फोर्स 3 अलग अलग एंगल पे लग रहे हैं या सेम एंगल पे लग रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए लामी ने एक थ्योरम दी थी जिसे बोलते हैं लामीज़ थ्योरम। क्या बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामीज़ थ्योरम, इनकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? F1 अपॉन साइन अल्फ़ा। देखो उसके सामने वाला फोर्स के सामने वाला एंगल लेना है, फोर्स के
सामने वाला एंगल, और उसका साइन वाली टर्म लेनी है। तो ये F1 है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा? अल्फ़ा। तो हमने लिखा F1 अपॉन इज इक्वल किसके होगा? F2 अपॉन साइन बीटा, और बराबर होगा F3 अपॉन, बिल्कुल सही। ये होता है क्या? लामीज़ थ्योरम। ये बहुत काम आती है, ये भी इक्विलिब्रियम करने के बहुत काम आती है। हाँ जी, क्लियर। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो अगर इसे मैं अनबैलेंस्ड करूँ तो तुम ये मानो, मान के चलो मैंने F4 हटा दिया। क्या हटा दिया? F4 हटाया, ठीक है। और F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, और हमने कहा इधर से ये बॉडी हिंज भी नहीं है ना, तो क्या ये बॉडी, इनको ये क्या बैलेंस फोर्स सिस्टम होगा? हमने कहा नहीं है, बैलेंस फोर्स सिस्टम नहीं है। तो दो कंडीशन होगी, या तो ये बॉडी चल रही है या रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट की कंडीशन आती है तो अपोजिट डायरेक्शन में से कौन रोक रहा होगा? जिस सरफेस पे ये रखी है वहाँ पे क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। और यही कॉन्सेप्ट आता है फ्रिक्शन का, जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि F1 F2 को काउंटर करने के लिए कोई यहाँ फोर्स है क्या? नहीं है। तो बॉडी किधर चलने लगेगी? उधर चलने लगेगी। समझ में आया? तो सिंपल है, ये सिर्फ समझने की बात है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं है ऐसा जो कि समझ में ना आए। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इन्हीं फोर्स वाले सिस्टम से, जिसे हम बोलते हैं एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन मूविंग लिफ्ट। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से अब CBSE से इसको क्या रिड्यूस कर दिया है सिलेबस में। यूपी का मुझे नहीं पता है, एक तो यूपी का सिलेबस मिलता नहीं है यार, पता नहीं कहाँ पे रहता है वो। मतलब जितना इजीली CBSE का अवेलेबल है यूपी में मिलता ही नहीं है। मैं देखता हूँ, ठीक है। तुम समझना चाह रहे हो, मैं समझा देता हूँ। अब एपेरेंट वेट किसे बोलते हैं उसको ज़रा पहले समझ लो। कभी लिफ्ट में सफ़र किया है आपने? लिफ्ट में गए हो जैसे? तो जैसे लिफ्ट में आप जाते हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम अपना जो वेट है वो कैसा महसूस होता है? हल्का या भारी? और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? तो एक्चुअली हमें जितना हमारा वेट है उतना महसूस नहीं होता। सही है, यानी लिफ्ट ऊपर से एकदम नीचे की तरफ जा रही है तो हमें थोड़ा ऐसा लगेगा हल्का हल्का सा, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर जा रही है तो थोड़ा भारी सा महसूस होता है। इसको बोलते हैं एपेरेंट वेट। एक एक्चुअल वेट, एक एपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट जो एक्चुअल में आपका वेट है। जैसे मैंने कहा मेरा वज़न कितना है, हमने देखो वेट, पहली बात तो ये समझो वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मैंने कहा मेरा जो वेट है वो 79 किलोग्राम है, तो ये जो 79 किलोग्राम है दिस इज़ मास, दिस इज़ मास। तो ये तो मेरा 79 ही रहेगा, ठीक है। पर हाँ, उसमें तोलोगे ना तराजू में लिफ्ट में रख के तो कम दिखाएगा वो। लिफ्ट में एक्चुअल में तराजू रख के, तराजू का मतलब वेइंग मशीन जो आती है आपकी, उसे रख के आप उसके ऊपर खड़े होगे तो वो कम ही दिखाएगा या ज़्यादा दिखाएगा। जब भारी लगेगा तो ज़्यादा दिखाएगा, जब हल्का लगेगा तो कम दिखाएगा। क्यों? तो इसके पीछे की रीज़न को समझो। सबसे पहली चीज़ समझो, कोई भी चीज़ का वज़न हमें क्यों महसूस होता है। तो मान के चलो ये मार्कर है और इसको मैंने अपने हाथ पे इस तरह से रखा तो मुझे कैसा महसूस होगा? हल्का है। फिर हम एक बुक लेके आए, हमने एक बुक ली और हमने अपना हाथ इस तरह से लिया और हमने इसको रखा तो हमें ये मार्कर से भारी लग रहा है। तो भारी लगने का वज़न का मतलब क्या है? तो देखो, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, तो जब वो खींचती है इसका मतलब क्या लगा रही है? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी सबके लिए सेम है, पर मास तो अलग अलग है ना। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, अब ये जैसे बोले m इंटू जी, ये m इंटू जी
मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या बना, फोर्स, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। क्योंकि इसका मास मार्कर के मास से ज़्यादा है, इसमें हमने 9.8 की मल्टीप्लाई करी, उतना फोर्स नीचे ग्रेविटी लगा रही है, तो मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। अब इस फोर्स जितना नीचे लग रहा है मुझे भी इसको रोकने के लिए उतना ही ऊपर लगाना पड़ेगा, तो इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो मुझे भी ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स देनी है, तो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इसलिए मुझे ये बॉडी कैसी लग रही है, भारी लग रही है। मार्कर पे इतना फोर्स मुझे नहीं लगाना पड़ रहा था, तो मुझे मार्कर कैसा लग रहा था, हल्का लग रहा था। तो हमारा वज़न नीचे ग्रेविटी खींचती है, उस वजह से महसूस नहीं होता, हमें जितनी रिएक्शन लगानी पड़ रही है उस वजह से महसूस होता है। तो सपोज़ करो आपने सामान लेके आ रहे हो दुकान से, पन्नियों में आपने सामान भर लिया, तो उस पन्नी को वो ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुश कर रही है, खींच रही है नीचे की तरफ। आप उसे क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ। तो उस पन्नी को ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचने में जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही वज़न महसूस होगा पन्नी का। समझ गए? अब सोचो नीचे की तरफ से अर्थ ने खींचना ही बंद कर दिया, इसको बोलते हैं ग्रेविटी कैसी हो गई, ज़ीरो। उसने फोर्स ही लगाना बंद कर दिया, ले तू ही रख ले। तो क्या मुझे इस बुक को रोकने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? तो ये कैसी हो जाएगी, हम क्या कहेंगे, इसका वेट कैसा हो गया, ज़ीरो। इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलो पहले एक काम करते हैं, ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, इस पर कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे और फिर तुम्हें अपेरेंट वेट वाला मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पर तुम इसी फोर्स सिस्टम से एक चीज़ समझो, कभी इस तरह के क्वेश्चन वैसे तुम्हारे लिए हैं नहीं, पर आ जाते हैं। सपोज़ करो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक दो इस तरह से बॉल्स हैं। क्या है, बॉल्स रखी हैं और एक बॉल रखी है यहाँ, ठीक है। ये तो सेम है, उस पे है। ये कितना है, हमने कहा ये है 45 डिग्री, और ये हमने कहा ये कितना है, ये हमने कहा 60 डिग्री है। सही है? क्या बॉल इस बॉक्स से बाहर जा रही है? नहीं जा रही ना, नहीं जा रही। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है अभी, इक्विलिब्रियम में। कैसा है, इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम को तोड़ के बॉल बाहर चली गई तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या पढ़ी है हमने, नेट फोर्स कैसा होता है, ज़ीरो, ऑल वर्टिकल फोर्स ज़ीरो, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो। अब इसमें आपसे कुछ भी वो कहेगा कि कुछ निकाल दो, वैसे मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, एकेडमिक में ऐसे सवाल नहीं हैं बिल्कुल भी। जो तुम पढ़ रहे हो 11th क्लास उसमें नहीं है, वो मना कर रहा, रहने दो। और फिर भी तुम नॉलेज के लिए देख लो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इन बॉल को हमने नाम दिया, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ओके, तो सबसे पहले ए बॉल से शुरुआत करते हैं। तो हमने ये ए बॉल ली, क्या ली, ए बॉल। तो ए बॉल का जो सबसे पहली चीज़ है, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, वेट। तो W इज इक्वल टू, हमने WA लिखा, क्या होगा, MAG, यही होगा। नीचे की तरफ वेट काम करा, यहाँ सरफेस से टच है बॉल, तो ये इसको क्या दे रहा है, ऊपर की तरफ रिएक्शन, जो इस वेट को रोक रहा है, रिएक्शन दे रहा है ना। अच्छा, ये जो सी बॉल है ये ए बॉल से यहाँ टच है, तो ये इसका भी फोर्स कुछ लग रहा होगा ए पॉइंट पे। तो हमने कहा ये जो सी बॉल है इस पॉइंट से टच है, तो इधर की डायरेक्शन में ये फोर्स लगा, हमने बोला इसको FAC। सही है? कितने एंगल पे लग रहा है, हमने कहा 45 डिग्री पे। भाई ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, नहीं सॉरी, वर्टिकल से ये इससे है तो वर्टिकल से 45, ये भी 45 हो जाएगा ना वर्टिकल वाला, तो इधर से 45, ठीक है, 90 डिग्री। और क्या ये बी से टच है, हमने कहा नहीं है। फिर कहाँ से टच है, इस दीवार से टच है, तो इसको दीवार इधर की तरफ क्या दे रही होगी, एक रिएक्शन, F वॉल। सही है?
तो इस बॉल पे कितने फोर्स सिस्टम काम कर रहे हैं? इस बॉल का वेट नीचे वाला सरफेस ऊपर रिएक्शन लगा रहा है वेट को काउंटर करने के लिए। ये सी इस पे यहाँ नीचे से दबाव कर डाल रही है, तो इसका फोर्स लग रहा है AC इधर की तरफ। तो ये हो गया A बॉल के लिए। जब हम C बॉल के लिए बनाएंगे तो C का वेट काम करेगा नीचे, FAC काम करेगा जस्ट इसके अपोजिट। जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, मैंने बताया था ये चीज़ काम करती है। B C पर किधर की तरफ फोर्स करेगा? इधर। तो इधर इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? FBC। यानी देखो इसका वेट काम C के लिए बना है, ये C है, इसका वेट कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। WC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? MCG। अच्छा, A यहाँ से इसी एंगल पे काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? FAC। यानी जितना इधर की तरफ इसने लगाया इतना इधर की तरफ ये लगाएगा। पढ़ा है एक्शन रिएक्शन का नियम, ये ऐसे काम करते हैं, उसे उसमें बात करते हैं। तो ठीक है, तो अगर ये हमारा 45 है, अगर इसको देखें ये हमारा 45 है, तो ये भी हमारा 45 होगा, 45 डिग्री। सही है? ओके, अब देखो ये B यहाँ से कितने एंगल पे काम कर रहा है? 60 डिग्री पे यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ तो अगर ये 60 है इधर से, तो ये भी कितना हो गया? 60। तो इधर से यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ पे ये लगाओ, ये क्या काम कर रहा है? FBC। ये कितना एंगल? 60। तो ये वेट नीचे जो काम कर रहा है, यहाँ से वेट को काउंटर करने के लिए इसके पास कोई भी नीचे सरफेस नहीं है। वेट नीचे काम कर रहा है, क्या नीचे कोई सरफेस था? वेट बीच से काम कर रहा है, कोई सरफेस टच है? अगर कोई टच नहीं है तो नीचे से रिएक्शन भी इसको नहीं लग रही, तो फिर ये रुका हुआ क्यों है? इन दो फोर्स की मदद से ये काउंटर करेंगे। ये दो फोर्स क्या दीवार से टच है? नहीं है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन गया? ये बन गया। अब इसे रिजॉल्व कैसे करें? FAC साइन थीटा, FAC कॉस थीटा। अब तुम कहोगे सर ये वर्टिकल में कॉस क्यों ले रहे हो, इधर कॉस क्यों नहीं ले रहे? तो देखो एंगल किधर से मान रहे हैं? इधर से। एक चीज़ याद रखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जोड़ो, एंगल को बंद कर रहे हो तो कॉस, एंगल को खोल रहे हो तो साइन। तो ये एंगल इधर से बन रहा है, तो अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? पागल लगे, ये एंगल इधर से बन रहा है। अगर मैंने इसको यहाँ ले दिया तो ये खुल रहा है या बंद हो रहा है? बंद हो रहा है ना। तो कैसा हो जाएगा? कॉस। और इधर की तरफ साइन। कहने का मतलब क्या है? 90 की तरफ चलोगे तो साइन, 0 की तरफ चलोगे तो कॉस। इधर FAC साइन थीटा, FAC कॉस थीटा, इधर FBC कॉस थीटा, FAC साइन थीटा, FBC साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये दोनों हॉरिजॉन्टल में इक्वल करने हैं और ये तीनों वर्टिकल में इक्वल करने हैं। 90 की तरफ तो साइन है ना? हाँ, इधर की तरफ। सही है? समझ में आया? तो तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया है बस। तो इसलिए बता दिया क्योंकि कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम चल रहा है और इसमें फ्री बॉडी डायग्राम जो है बनाने रहते हैं बच्चों को। तो ये बहुत हार्ड वाले लेवल से अगर तुम शुरुआत करो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, चलो एपेरेंट वेट देखते हैं। ये बना लिया? हो गया? नहीं, छोड़ो। देखो
3 केस लेते हैं। माना ये हमारे क्या लिखेंगे, एपेरेंट वेट इन एन एलिवेटर, तो मान के चलो ये हमारा एलिवेटर है और इसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो वेट हमें महसूस होता है वो किस वजह से होता है, जो रिएक्शन हमारे पास ऊपर लग रही है उस रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो देखो 3 कंडीशन आती हैं। पहला, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, तो जब रेस्ट में है तो इस व्यक्ति का वजन नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है, W इजिकल टू कितना हो जाएगा, mg, जितना मास है उसके g से मल्टीप्लाई कर दो, वेट हो गया। तो एलिवेटर का सरफेस इस पे ऊपर की तरफ क्या देगा, रिएक्शन, और अभी हमारी जो एलिवेटर है वो क्या है, रेस्ट में है, तो हमारा r किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो अगर रिएक्शन हमारी mg के बराबर है तो हमें जो वेट महसूस होगा वो कैसा होगा, एक्चुअल, क्योंकि रिएक्शन किसके बराबर आई, mg के बराबर आई। तो हमारा जो ऊपर की तरफ हम पे फोर्स लग रहा है उतना ही लग रहा है जितना हमारा एक्चुअल वेट है, तो हमें एक्चुअल वेट ही हमारा महसूस होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा जो एपेरेंट वेट है वो किसके बराबर होगा, एक्चुअल वेट के बराबर, ठीक है। अब आती है दूसरी कंडीशन, जब हमारी लिफ्ट कैसी हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो चलो अब हमारी ये जो है लिफ्ट है, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। तो जब ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है तो अभी पहले हम इसकी बात करते हैं। तो वेट हमारा कितना काम कर रहा है नीचे की तरफ, हमने कहा W इज इक्वल टू कितना हो गया, mg। ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, रिएक्शन R। अब सोचो एक बॉडी है ना, अभी मैंने वहाँ चले जाना जो मैंने पिछले समय पे तुम्हें बताया था, इक्विलिब्रियम से भी पहले वाला कनेक्टेड मोशन में एक बॉडी है, इधर भी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ग्रेटर फोर्स कौन सा होगा, पागल हो रहे हो क्या, फिर से सुनो। एक बॉडी पे नीचे की तरफ से कोई खींच रहा है और उस बॉडी को ऊपर की तरफ से कोई खींच रहा है और बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ताकतवर कौन, नीचे वाला व्यक्ति। तो इसका मतलब अभी जो नीचे की तरफ mg काम कर रहा है वो रिएक्शन से कैसा है, ज़्यादा है, ऐसा अभी हमें महसूस हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है, इसीलिए अपेरेंट है, एक्चुअल नहीं है वो। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी हमारी, जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या होगा कि भैया W माइनस R, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, MA, क्या होगा, MA, ओके। अब W हमें R ही तो निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W माइनस MA, और R इज इक्वल टू W हमारा क्या होता है, mg माइनस MA, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, M ले लो कॉमन, G माइनस A। इतने एक्सेलरेशन हमारा, अब देखो G में से वैल्यू कम हो रही है ना, G में से वैल्यू कम हो रही है। मान के चलो हमारी जो लिफ्ट है उसका जो एक्सेलरेशन वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो हम जब अपना वेट निकालते थे वो हमारा वेट मान के चलो 70 किलो है, कितना है, 70 किलोग्राम। तो क्या वेट कितना होगा, 70 इंटू जी की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 10 ले लेते हैं, चलो 10, तो वेट कितना हो गया, 700 न्यूटन
कितना हो गया? तो हमारा जो वेट होगा वो हो गया 700 न्यूटन। अच्छा, अब हमने कहा हमारी जो लिफ्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन है उसका, कैसे? डाउनवर्ड। तो जब नीचे जाने पे हम अपने निकालेंगे m कितना हमारा 70, g कितना लिया 10, माइनस a कितना है 2, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा? तो 8 से 70 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 560, 560 न्यूटन। तो देखो यहाँ वेट कितना आ रहा था? 700 न्यूटन, और यहाँ वेट कितना आ रहा है? 560 न्यूटन। कम हो गया ना, 140 कम हो गया ना। तो हमें कैसा महसूस होता है अपने आप को? हल्का महसूस होता है। तो रिएक्शनल फोर्स ही कम हो गया। सही है? सही तो कर रहा है, तुम लड़के के पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? ठीक है, महसूस होता है, तुझे बिल्कुल महसूस होगा। रियल में हल्का कैसे हो जाएगा? महसूस होगा। रियल वैसे नहीं होगा, तेरा मास जितना है उतना ही रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं वेट कम ज़्यादा हो सकता है, मास सेम रहता है। सही है, वेट कम ज़्यादा। अब सोचो, एक होती है फ्री फॉलिंग लिफ्ट। इस लिफ्ट को हमने ऐसे ही फेंक दिया ऊपर से। वैसे नॉर्मली लिफ्ट किससे बंधी रहती है? वायर से। वायर की मदद से ही तो चलती है। अब मान के चल तुझे हमने लिफ्ट में बंद किया, फेंक दिया नीचे, तो जो लिफ्ट गिरेगी वो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी? उस पर भी क्या काम करेगी? ग्रेविटी। तो ये एक इसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। अब तुम खड़े हो तो g माइनस जी, ये कितना हो गया? 0। तो तुम्हारा वेट भी कितना हो गया? तो तुम क्या कहोगे? 0 ग्रेविटी, वेट 0। तो तुम्हें अंदर अपना महसूस जो होगा वेट, वो कैसा होगा? हाँ, एक तरह से। सही है। तो तुम्हें फ्री फॉलिंग लिफ्ट में व्यक्ति का जो वेट है वो कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये इसीलिए बोलता था वेट ऑफ ए पर्सन इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट कैसा होगा? 0 होगा। तो एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आ जाती तीसरी कंडीशन, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, देखो माना ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। तो बॉडी का वेट तो नीचे की तरफ, W कितना काम कर रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या? लिफ्ट का सरफेस R रिएक्शन दे रहा है इसको। अब सोचो, एक फोर्स ऊपर खींच रहा है, एक फोर्स नीचे। बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम फोर्स कौन? R। तो हमारा जो ये देखेंगे रिएक्शन इक्वेशन जो लिखेंगे, R माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा? ma। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, और R इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस a। ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, सुन लो, 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 इंटू 70 कितना हो गया? 12 सत्ते, तो कितना हो गया? 840 न्यूटन। तो कितना फोर्स महसूस होगा यहाँ पे? 840 न्यूटन। तो एपरेंट वेट कैसा दिखेगा? ज़्यादा। तो इसमें तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर है। इसमें एपरेंट वेट लेस देन है किससे? एक्चुअल वेट से। और इसमें एपरेंट वेट ज़्यादा है। क्लियर है? ये होता है। ठीक है।
समझ में आया प्रोसेस? तो ये है। तो जो भी हमने अभी सीखा है उसके बेसिस पे काम करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तुम लोग इसको समझना फिर बताना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है एक बॉडी m1 मास की, जिसका मास कितना m1 कितना 10 किलोग्राम, इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल पे रखी हुई है। कितना मास है उसका? 10 किलोग्राम। ओके। इट इज़ कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग विच पासेज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। तो ये जो बॉडी है इसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है और वो स्ट्रिंग एक पुली से पास होती है। एंड कैरीज एट द अदर एंड बॉडी ऑफ मास m2 दैट इज़ 5 किलोग्राम। दूसरे साइड हमने 5 किलोग्राम उस पर बांधा हुआ है, ठीक है? What acceleration will be produced in the bodies when the nail fixed on the table is removed? अगर मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हम जिस चीज़ से उसे रोका हुआ है, नेल जो भी हमने उस पर लगा रखी जिसकी वजह से रोका हुआ है, उसको हम रिमूव करें, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? What will be the tension in the string during the motion of the bodies? टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, तो हमें ये निकालना है, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और हाँ, ये जो भी पढ़ाया गया है इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर इसके नोट्स हैं रिटन में PDF, ठीक है? वो मिल जाएगी। हाँ, रिटन में, ठीक है? मान के चलो ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है। अभी हमारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, पर इसके अगला टॉपिक फ्रिक्शन ही है हमारा, ठीक है? इस पे हमारा ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे क्या लग रही है? ये पुली लग रही है। क्या लग रही है? पुली। हमने इससे स्ट्रिंग बांधी और इससे दूसरी साइड क्या लटका रखा है हमने? देखो इसका वेट कितना, इसका मास कितना है? 10 किलोग्राम। और इसका मास कितना है? 5 किलोग्राम। तो उसने दो चीज़ें पूछी हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है और अगर हम नेल रिमूव कर दें तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो देखते हैं। तो सपोज करा हमने कि हमने यहाँ से नेल रिमूव करा तो एक्सेलरेशन किधर जाएगा? इधर की तरफ। एक्सेलरेशन इधर ही होगा, तो इसमें तो इधर होगा, तो इसमें किधर होगा? इधर। ओके। अब तुम ज़रा ये देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाली बॉडी, बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, यही होगा। तो ये 5 किलोग्राम वाली बॉडी ले ली। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? वेट। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg, यानी 5 × 9.8, इतना ही काम करे। तो ये ऊपर की तरफ क्या काम कर रही है रस्सी में? टेंशन। रस्सी के केस में क्या काम करती है? तनाव जिसे बोलते हैं, तन जाती है ना रस्सी, उसे बोलते हैं टेंशन। ओके। दूसरी बॉडी, ये जो 10 किलोग्राम बॉडी है, 4 सेकेंड बॉडी, 410 किलोग्राम बॉडी। तो इसके लिए देखें तो ये हमारी बॉडी है, तो इसमें नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है। W इज इक्वल टू 10 × 9.8। तो उतना ही इसको ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है? रिएक्शन। भाई टेबल है, रिएक्शन मिल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो गई इसकी। ये दोनों तो हो गया
कैंसिल, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या रहेगी, सिर्फ इधर की तरफ क्या काम कर रही है, ये टेंशन ही काम कर रही है ना रस्सी में, फ्रिक्शनलेस है तो ये टेंशन काम कर रही है। इस टेंशन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन किधर प्रोड्यूस हो रहा है, इधर, ठीक है। तो ये दो फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इनका तो कोई मतलब रह नहीं गया, इन्हें हम हटा देते हैं। तो इस बॉडी में क्या है, इस बॉडी में सिंपल है, हमने कहा टी फोर्स लग रहा है, ए एक्सेलरेशन हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए, यही हुआ। और एम की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 10 किलोग्राम, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 10 ए। इसके लिए इक्वेशन बनी, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, एम ए, टी क्या है, और टेंशन क्या, बेसिकली फोर्स ही तो है, टेंशन इज ए फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। हमने कहा ए एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, भाई जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है, इतने एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है, यही तो हो रहा है। तो हम इसके लिए फ्री बॉडी ये बनाया, तो इसके लिए जब फ्री बॉडी बनाया तो ये वर्टिकल फोर्सेस तो ऑलरेडी इसके जीरो हैं ही, उनको हम लेंगे नहीं, हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो टी टेंशन इधर लगा, बॉडी में ए एक्सेलरेशन हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, एम कितना है 10, तो कितना हो गया 10 ए, ओके। अब आ जाते सेकंड बॉडी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, पर बॉडी में एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W माइनस टी इज इक्वल टू M2 A, और M2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5A, क्लियर। F इज इक्वल टू एम ए, तो हम F नेट निकालते हैं, तो ये ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं T निकालूँ तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W माइनस 5A, ये इधर चला जाएगा, हाँ वही करूँगा ना। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, कितना है 5 इंटू 9.8, तो T इज इक्वल टू हो गया हमारा 49, लिख लो, माइनस 5A। अब ये T इज इक्वल टू 10A है, और पागल है 49 सही है, T इज इक्वल टू 49 माइनस 5A, ये भी T के बराबर है, ये भी T, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं 10A इज इक्वल टू 49 माइनस 5A, लिख सकते हैं भाई, या तो T की वैल्यू 10A रख दी यहाँ पे, 5A इधर गया तो ये हो जाएगा 15A इज इक्वल टू 49, तो A इज इक्वल टू 49 अपॉन 15, तो ये 5 इंटू 9.8 था, तो कितनी बार जाएगा, किसी से कट रहा है, अरे सिंपल है ना, ये सुनो 5 इंटू 9.8 था ना 49 अपॉन 15, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो A इज इक्वल टू 3 से काट दो, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, कितने बचे 2, और 3 6 18 2, तो 3.27 आ जाएगा बेसिकली मीटर पर सेकंड। इतना क्या आ गया, इतना एक्सेलरेशन आएगा इसमें, आ गया एक्सेलरेशन। दूसरी चीज़ उसने क्या पूछी, टेंशन बताओ, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रख दो, कितना आ गया 32.7, 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 32.7 आ जाएगा, तो T कितना आ जाएगा 10 इंटू 3.27 यानी 32.7 न्यूटन, क्लियर।